आपको ये सारी चीजें अपने आंसर्स में अवॉइड करनी है। दिस पर्सन हु इज राइटिंग द आंसर, इसको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कंटेंट में बहुत सारा वैल्यूएशन किया है, बहुत सारे जजमेंट्स डाले हैं, राइट, बट अगेन इज नॉट गेटिंग द मार्क्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड स्पॉट। तो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप ऐसे ब्लाइंड स्पॉट अगर आप अनकॉन्शियसली अपने 3-4 क्वेश्चन में हर पेपर में डाल रहे हो ना, तो आपका मीन्स में गेम खत्म है। आप वही 700 के आसपास घूमोगे, कभी भी मेंस का कट ऑफ पार नहीं कर पाओगे, या कर भी दिया तो बहुत ही मार्जिनल रेंज से आप कट ऑफ को पार करोगे। अगर आपने 2 मेंस दे दिया है और आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस नहीं किया और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे कंटेंट नहीं बनाया मैक्रो थीम पे, तो दैट इज सेम, राइट। तब ब्लाइंड स्पॉट अगर आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर कॉन्शियसली काम कर लिया ना, तो अभी भी श्योर नहीं कि तुम यूपीएससी निकाल ही लोगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, राइट। अभी भी श्योर नहीं है, अभी उसके लिए एक स्टेप और है, राइट। अभी आप बस यहीं आए, जबकि जो ये बंदा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इसने इंक्लूसिव पॉलिसीज के बारे में अलग से बात की और एसडीजीज को अलग से एड्रेस कर दिया। नाउ देयर इज नो मिस्टेक हियर, कोई मिस्टेक नहीं है, बट दिस इज मोर बेटर। दिस इज व्हाट एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आपको यहां से स्काई रॉकेट करके यहां आना है, रैंकर की तरह कॉपी लिखनी है। और रैंकर की तरह कॉपी लिखने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। दिस इज द लेट्स से क्यूआर कोड, जहां पे आप लेट्स से अपनी कॉपी मुझे भेज सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर ब्लाइंड स्पॉट्स और आपको लगता है कि यू नीड समबडी हु कैन हेल्प यू, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड और इसके थ्रू आप अपनी कॉपी मुझे भेज सकते हो। और आप सीरियस इनफ होगे तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So let's start the webinar. तो you will find कि 9 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है, राइट। और लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार मेंस दिया था। अब हर बार यही होता है। एंड ओनली 2845 लोगों को ही इंटरव्यू कॉल आया, राइट। मीन्स व्हाट कि 11,000 से ज्यादा लोग मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है। नाउ अब इस 11,000 में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है, उनको हम अकाउंट में नहीं लेंगे, बट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो कि पढ़ रहे होते हैं, राइट। मेरे प्री वेबिनार में मैंने ऐसे कैटेगरी 1 2 3 डिवाइड की थी, अगर आपने देखा हो। सो देयर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं और फाइट मार रहे हैं और मल्टीपल मेंस देने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस, राइट। और दिस हैज बिकम अ पेन, लाइक मेंस हैज बिकम अ पेन फॉर देम, राइट। तो आज इसको हम समझेंगे कि अगर आपने 2024 का मेंस नहीं क्लियर कर पाए, तो अभी आप ऐसा क्या कर सकते हो, ऐसा आप क्या कर सकते हो सो दैट आप अगला मेंस निकालने के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो और आपकी प्रोबेबिलिटी जो है नेक्स्ट मेंस निकालने की ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, राइट। सो कमिंग ऑन और समझते हैं कि अब आपके इंप्रूवमेंट का ग्राफ क्या होगा, राइट। मैं बहुत ज्यादा बिल्डअप में नहीं जाऊंगा और मैं फटाक से मैं क्विकली जो भी चीजें रेलेवेंट है उस पर आता जा रहा हूँ, राइट। सो बी अटेंटिव। तो अगर आपने 2024 का मीन्स नहीं निकाला और आप अब बहुत श्योर हो कि आपको 25 का एग्जाम देना ही है और आपको मीन्स निकालना ही है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंप्रूवमेंट कर्व और आप इसको बहुत ध्यान से देखना, राइट। द पीपल जो लगातार मेंस लिख रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं निकल रहा, फर्स्ट दे नीड टू डू इज आइडेंटिफाई देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जो कि आप खुद से पकड़ नहीं पा रहे। यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दोज मिस्टेक्स। इस वजह से आप उन पे काम नहीं कर पा रहे और काम नहीं कर पाने के कारण क्या हो रहा है, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा और अल्टीमेटली मेंस क्लियर नहीं हो रहा, राइट। तो जैसे ही आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को समझ लेते हो ना, स्पॉट कर लेते हो और अवेयर हो जाते हो, उस पर काम कर लेते हो, तो आप इस कर्व पे एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे आप एवरेज आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दोगे। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, कि ब्लाइंड स्पॉट को एड्रेस करने के बाद भी आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉपर लेवल का आंसर लिख दोगे, राइट। ब्लाइंड स्पॉट पे कॉन्शियसली काम करने के बाद भी यू विल बी एट अ पॉइंट जहां पे आप एवरेज लेवल आंसर लिखोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ पीपल आर स्टक एट दिस पॉइंट ओनली, कर्व के इस पॉइंट पे ही आकर रुक गए। इट मे बी यू, राइट। आपकी कॉपी जब मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि आप शायद यहाँ पे रुके हुए हो, राइट। बट आपको यहां से भी ऊपर जाना है, राइट। एवरेज लेवल ऑफ आंसर से ऊपर जाना है और जो भी डिमांड होती है ना क्वेश्चन की, अगर आप उसको मीट कर देते हो, लेट्स से
क्वेश्चन की जो भी डिमांड है, क्वेश्चन अगर आपके पास यूपीएससी का आता है तो आपको क्या करना होता है, उसकी डिमांड को मीट करना होता है। सो अगर आप उसकी डिमांड को मीट कर दिए तो यानी कि आपने एक्सपेक्टेशन को मीट कर दिया। अभी मैं इस पे और आगे बात करूंगा, बट सिंपली एक्सपेक्टेशन को मीट करने से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। उसका जो भी प्रूफ है वो आप खुद हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, यू आर मीटिंग ऑल द एक्सपेक्टेशन बट यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट? मीन्स व्हाट, यू हैव टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो if you are exceeding the expectation then only you are going to clear the exam, and how to exceed the expectation part, उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, राइट? आपको कैसे क्या करना होगा, आपको अपने कंटेंट पे वैल्यूएडिशन करना होगा, बियॉन्ड द डिमांड जाना होगा, प्रेजेंटेशन लेवल पे बहुत सारा इनोवेशन करना होगा। इन 3 चीजों पे अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे ना तो आप एक रैंकर जैसी कॉपी लिखोगे, राइट? एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि यू विल फाइंड कि जो भी बहुत ही मेहनती एस्पिरेंट है ना, वो 700 से 750 के बीच में ही फंसे हुए, राइट? मीन्स व्हाट, कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है उनके मेंस क्लियर करने, ठीक है? वो इस लेवल पे ही आके फंसे हुए जो बहुत मेहनती हैं एंड दे हैव गिवन मेंस मल्टीपल टाइम, राइट? दे जस्ट नीड टू क्रॉस 800 इन ऑर्डर टू कम इन टॉप 100 रैंक। तो वो कैसे आएगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कर्व से यहां से उठ के इस वाली पोजीशन पे आना है, एंड हाउ यू कैन कम, ये सारी स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले, राइट? तो सबसे पहले आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को पता करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट ऐसा क्या है जो कि आपको सक्सेस होने नहीं दे रहा, ठीक है? पहली बात तो कुछ गलतियां आप डेफिनेटली कर रहे हो, तभी तो मींस क्लियर नहीं हो रहा, राइट? लेट्स आइडेंटिफाई फ्यू ब्लाइंड स्पॉट्स और देखते हैं कि वो ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे आप अपनी कॉपी में वेयरली फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं लाऊंगा और स्क्रीन पे आपको 8 ब्लाइंड स्पॉट्स दिख रहे होंगे, राइट? कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रेमिंग, डिफरेंट फ्रेमिंग के क्वेश्चंस को आप कॉन्शियसली अवेयर होके पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, राइट? कि आपको सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर लाइक, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप बैटिंग कर रहे हो तो हर एक बॉल एक जैसी नहीं होती। कोई बॉल हो सकता है बाउंसर हो, कोई शॉर्ट पिच हो, और सबको डील करने का तरीका अलग होता है, राइट? उसी तरह हर एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग होती है, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग को आप कॉन्शियसली अवेयर हो पा रहे नहीं हो पा रहे कि ये फ्रेमिंग अलग है, इसके हिसाब से स्ट्रक्चर अलग होगा, थीम डिमांड अलग तरीके से हम इसकी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये पकड़ना शुरू करो, ठीक है? उसके बाद थीम एंड डिमांड आप समझ पाओ। फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव क्या होता है? एग्जामिन, लेट्स से, इलैबोरेट, कमेंट, ऑल दीज थिंग्स, इनका फंक्शन क्या है एक्चुअली? कितना आपको डिमांड के बियॉन्ड जाना, ये सारी चीजों का समझ आपको होना चाहिए। तब आपको फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव समझ में आएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी, राइट? कोर पार्ट, नॉन कोर पार्ट कितना है, किस पे ज्यादा डिस्कस करना है, किस पे कम डिस्कस करना है, राइट? जिस पे कम डिस्कस करना था, जो माइनर डिमांड था, आपने उस पे ज्यादा डिस्कस कर दिया, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द, लेट्स से, व्हाट, द मार्क्स। सो ऑल दीज थिंग्स, जो भी हमारे यहाँ पे 8 ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को समझने का, और लेट्स से कि कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं अपने ब्लाइंड स्पॉट को, उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल ये यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कि यू हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव्स। क्वेश्चन में जो भी डायरेक्टिव आ रही है ना, आपको उसका असली मतलब समझ नहीं आ पा रहा कि इसका फंक्शन क्या है। दूसरा, आपके नोट्स भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर नहीं है ऑन द टॉपिक जो कि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। नाउ समबडी हु इज गिविंग मेंस, और जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स है उसके पास, आपके पास अगर नोट्स नहीं है, सो दिस इज सिन, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्लाइंड स्पॉट, उसकी कॉपी के थ्रू देखते हैं। और दिस गाय हैज रिटन 2 मेंस, राइट? और दूसरा मेंस लिखने के बाद ही इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम दिस ईयर आल्सो, राइट? तो इसकी कॉपी है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालाइज हाउ, दिस इज द डायरेक्टिव, राइट? दिस इज द डायरेक्टिव, एनालाइज, दिस इज द डायरेक्टिव, एनालाइज हाउ सेक्शन 8A of the Representation of the People Act, section 8A of the Representation of the People Act preserves the integrity of the electoral process in India, right? 150 वर्ड में इसको आंसर करना है, और 10 नंबर का क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखूंगा कि क्वेश्चन जो है डायरेक्टिव के साथ आ रहा है, एनालाइज, और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट प्रिजर्व्स द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ फ्रेमिंग समझने के बाद मैं ये समझूंगा कि क्वेश्चन की थीम और डिमांड क्या है, राइट? थीम और डिमांड अगर मैं निकाल लेता हूं ना, तो मेरा आधा काम तो वही हो जाता है। नाउ सेक्शन 8A इज द थीम ऑफ द question, and demand of the question is what, ki how this section
is preserving the electoral integrity of the election process. That is demand 1. और डायरेक्टिव क्या है? एनालाइज. मीन्स वॉज यू हैव टू अप्लाई 50-50 फॉर्मूला. मीन्स वॉट कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सेक्शन 8A जो है उसके चैलेंजेस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, राइट? दैट इज डिमांड 2 एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट? तो अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करता? आई जस्ट शो यू. थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि आई हैव 2 पेजेस फॉर दिस. मैं यहाँ पे सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. अभी मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. फिर मैं एक हेडिंग बनाऊंगा डिमांड 1 कि हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 8A हैज प्रिजर्व द इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी. उसके लिए मैं 4-5 पॉइंट्स लिखूंगा, राइट? देन आई विल बी राइटिंग अबाउट क्या लिमिटेशन है इसकी, एंड देन मैं क्या करूंगा, इस लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए कुछ एक छोटा सा वे फॉरवर्ड बना के अपने एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट से कंक्लूड कर दूंगा, राइट? दिस इज मैं इस तरीके से अपने इस आंसर को स्ट्रक्चर करने वाला हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चरिंग पार्ट, राइट? तो स्ट्रक्चर को समझने के बाद कंटेंट को समझते हैं, राइट? कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि अब मैं इसमें लिखता क्या. तो अब मैंने ये क्वेश्चन चूज क्यों किया वो भी आप समझ लो कि दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द सिलेबस. सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. और अगर आप दूसरी बार मींस लिख रहे हो और आपके पास इसका कंटेंट रेडी नहीं है, यानी कि आपने पीवाईक्यू किया, एनालिसिस ढंग से नहीं किया, यानी कि आपने माइक्रो थीम्स को नहीं एनालाइज किया. अगर आपने माइक्रो थीम को नहीं एनालाइज किया तो आप इसका कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं बैठे हो पहले से. और जब आप इसका कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं बैठे हो तो आप इसके आंसर्स को अच्छा लिख भी नहीं पाओ, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू राइट. ठीक है, तो ब्रीफली समझते हैं कि सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है क्या. नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हाट इट डज इज कि इलेक्शन के अंदर जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई कैंडिडेट करप्ट प्रैक्टिसेस पे रिजॉर्ट करता है ना, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए जो सेक्शन है, जो लॉ है, दैट इज सेक्शन 8A, राइट? सो आई विल बी राइटिंग कि जो ये सेक्शन है वो it will disqualify the candidate who are involved in the corrupt practices which can change the outcome of the election, right? और ये जो सेक्शन 8 है इतना इंपॉर्टेंट है कि इफ यू रिमेंबर इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975, जिसके जजमेंट के बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, राइट? दिस इज दैट इंपॉर्टेंट कि जजमेंट में इंदिरा गांधी was found guilty of corrupt practices, right? She was found guilty of corrupt practices and because of that her candidature was considered null and void, right? And because of this political turmoil came into the country and emergency was imposed. Okay, so how this section 8A protects the electoral process is the demand 1 of the question, right? क्या करता है? तो पहली बात तो ये सेक्शन जो है करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है. क्या करता है? करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है? अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, लिकर ब्राइब दे रहे हो, लिकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वोटर्स को, सो ऑल दीज आर करप्ट प्रैक्टिसेस, राइट? नाउ अगर आप वोटर्स को इंटिमिडेट कर दे रहे हो, ठीक है, कोएर्सन से, ठीक है, इंटिमिडेशन से, तो दिस इज करप्ट प्रैक्टिसेस. सो यू नीड टू नो कि ये इसके करप्ट प्रैक्टिसेस है क्या एंड हाउ, व्हाट इज द रोल. तो ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी करता है, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करता है, क्योंकि इसने करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन कर दी है. एंड नाउ दिस प्रोसेस, somebody who is doing the corruption can be, let's say, चार्ज अंडर दिस एक्ट, और उसका कैंडिडेचर को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, राइट? बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? एनालाइज ऑल्सो, यू हैव टू एनालाइज दिस कि इसकी लिमिटेशंस क्या है. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इसको ऐसा समझते हैं कि टीवी पे आप बहुत डिबेट देखते होंगे कि अगर आप, यू विल फाइंड कि पीपल आर आस्किंग द, लेट्स से, educational qualifications of prime minister, right? They are asking educational qualification of chief minister. Somebody is saying that prime minister has shown, let's say, false claim of his educational qualification. बहुत सारे ऐसे टीवी डिबेट में आप देख पाओगे. बट दिस पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया के अंदर जो वोट दिया जाता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं दिया जाता. सो अगर कोई फॉल्स क्लेम करता है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो वो इलेक्शन के आउटकम को चेंज नहीं कर सकता. इसलिए क्लेमिंग, फॉल्स क्लेम करना अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इज नॉट ए करप्ट प्रैक्टिस. नाउ दिस, दैट इज व्हाई
इस क्वेश्चन को जो पूछा गया है वो एनालाइज लिख के पूछा गया है कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दैट, कि अगर आपने फॉल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस में हम इंक्लूड नहीं करते, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन को थोड़ा समझने के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अब इस लड़के ने लिखा क्या, बिकॉज ही हैज गिवन 2 मेन्स। तो अब ये ऐसा क्या करता, अब इसके ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढने की कोशिश करते। क्लियरली आप पाओगे कि जो ये आंसर लिख रहा है, आई विल जस्ट लेट्स से जूम इन फॉर यू, क्लियरली यू विल फाइंड कि थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है? तो इसने यहाँ पे ये डिफाइन किया, विच इज गुड, बट यहाँ पे जजमेंट जरूर आएगा, राइट? जजमेंट जरूर आएगा, ठीक है? अगर आप देखोगे तो सेक्शन 8A इंश्योर्स इंटीग्रिटी, तो उसके अंदर जो भी ये पॉइंट लिख रहा है ना, ऑल दीज आर नॉट एनालिटिकल पॉइंट्स, ऑल दीज आर फैक्चुअल पॉइंट्स। कैसे सेक्शन 8 ने इंटीग्रिटी इंश्योर की? बाई मेंटेनिंग द पब्लिक ट्रस्ट, बाई इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस फॉर द let's say the candidates who are fighting the election, right? For also how, by maintaining the principles of accountability and transparency, all these points have to come, right? और ये क्या लिख रहा है, definition of corrupt practices of untouchability hate speech by candidate, no, ऐसा कुछ भी नहीं। लिली थॉमस केस, सुप्रीम कोर्ट नलिफाइड सेक्शन 8 प्रोविजन। अच्छा, आप सेक्शन 8 के कौन से प्रोविजंस को नलिफाई क्यों, ये क्यों बता रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ ना कि इसने चेंजेस क्या लाए। द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जजमेंट वाज राजनारायण एंड इंदिरा गांधी, राइट? सो दैट इज नॉट रिटन। और आप फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को भी नहीं समझ रहे, एंड यू नॉट लाइक राइटिंग द लिमिटेशन पार्ट ऑफ इट, यू आर नॉट राइटिंग द लिमिटेशन पार्ट ऑफ इट। इफ यू कैन सी एनालाइज, और यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ द है ही नहीं। कैन यू सी दिस? सो दिस इज द फर्स्ट ब्लाइंड स्पॉट, आई टेल यू, कि अगर आप फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को नहीं समझते, और अगर आपका कंटेंट वीक है, खास करके उन पॉइंट्स पे जो कि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, माइक्रो थीम में आ चुके, तो आप ये दूसरे अटेम्प्ट मेंस को अपने वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। दिस इज सिन ओनली, राइट? नाउ कमिंग ऑन, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगेन अगर आप ये क्वेश्चन देखो, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन एग्रीकल्चर, एनालाइज। Again, the directive is what? Analyze. Means what? You have to apply 50-50 approach. और अगर आप इस लड़के का आंसर देखोगे, you will find what? कि importance of livestock तो बताया, investment in animal husbandry बता रहा है, but there's nowhere he's discussing about the challenges with respect to what? Investment in animal husbandry, right? तो आप ये देखोगे कि जो important demand है वो तो मिस हो जा रही। अगर मुझे लेट्स से ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस डिमांड में भी मैं 2 नंबर दूंगा और एनालाइज वाले में भी मैं 2 नंबर एक डिमांड पे और दूसरे नंबर दूसरे डिमांड पे दूंगा, राइट? इफ आई हैव 3 डिमांड्स हियर, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन, डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, और मैंने सब पे 2-2 मार्क्स एलोकेट कर दिए। नाउ आपने एक इंपॉर्टेंट डिमांड तो मिस ही कर दिया, तो नाउ यू विल बी नॉट अवॉर्डेड मार्क्स ऑन दिस। भले आप कंटेंट कितना ही अच्छा बना दो, प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा कर लो, ओनली यू कैन इंप्रूव प्रेजेंटेशन से कितना 0.5, बट आप इंपॉर्टेंट डिमांड मिस कर जाओगे, डायरेक्टिव्स के फंक्शन को ढंग से नहीं समझोगे, यू विल बी एट लॉस। एंड अगर आपने 20 क्वेश्चन में से कॉन्शियसली, अगर आप अनकॉन्शियसली 3-4 क्वेश्चन में भी हर पेपर में ये कर देते हो ना, तो यू आर आउट ऑफ द गेम इन द मेंस, इट इज वेरी श्योर। सो स्ट्रक्चर लेवल पे कभी भी गलती नहीं करनी। माइक्रो थीम अगर आ चुकी है, सिलेबस के कीवर्ड्स, पीवाईक्यूज का रेलेवेंस देखते, माइक्रो थीम पे जो कंटेंट बनाना है वो आपके पास नहीं है, तो आप मेन से बाहर, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट ब्लाइंड स्पॉट आई शोड यू, ठीक है? दूसरे ब्लाइंड स्पॉट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द कॉपी ऑफ अगेन एस्पिरेंट। इसने 3 मेंस दिए हुए हैं, एंड ही इज व्हाट? अ लॉयर, ठीक है? और इसकी जो प्रॉब्लम है, जो इसके ब्लाइंड स्पॉट है, थीम डिमांड को एक्यूरेटली ही नहीं समझ पा रहा है, ठीक है? आर्टिकुलेशन का लेवल ही प्रॉपर नहीं है, और कंटेंट जो आप डाल रहे हैं बहुत पेरिफेरल डाल रहे हैं। अब ये सारे इशू जो हैं आंसर राइटिंग टेक्निक के इंपॉर्टेंट ब्लाइंड स्पॉट अगर आप नहीं एड्रेस करोगे, तो आप ऐसे ही गलतियां करते रहो। आई विल शो हिज कॉपी टू यू, और अभी जाके देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसकी थीम और डिमांड निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं होता तो कैसे अटेम्प्ट करता, ठीक है? तो क्वेश्चन को मैं जरा बड़ा कर देता हूं आपके लिए स्क्रीन पे। इज इट ओके? सो दिस इज द क्वेश्चन। पार्लियामेंट इज द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इट्स मास्टर, ठीक है? दिस इज द स्टेटमेंट। अगर आप फ्रेमिंग देखो,
तो पहले एक स्टेटमेंट आ रहा है एंड देन द क्वेश्चन इज कंटिन्यूइंग हाईलाइटिंग रेलेवेंट केस लॉज आपको बताने पड़ेंगे कि डिस्कस करना है आपको क्या, हाउ जुडिशियल इंटरवेंशन हैज शेप्ड द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, थोड़ा एनालिटिकल है भी क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन की थीम और डिमांड को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। दिस इज अ मेजर ब्लाइंड स्पॉट इन स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप इसको नहीं आइडेंटिफाई करोगे ना, थीम और डिमांड, 50% ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट आपका यहीं खत्म हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट्स में गलतियां करना आपका यहीं खत्म हो जाएगा अगर आपने थीम और डिमांड ढंग से पकड़ लिया। नाउ पार्लियामेंट इज नॉट द क्रिएचर is the creator of the constitution, not the master of it. This statement itself is a theme, right? और मैं इस स्टेटमेंट को ना इंट्रोडक्शन में एड्रेस करूंगा, और कैसे करूंगा अभी मैं बताता हूं। ठीक है, पहले आप ये समझ। ठीक है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, कि आपको बताना है कि जुडिशियल इंटरवेंशन कैसे बैलेंस करता है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है, बाई केस लॉज आप बताओगे, दिस इज डिमांड वन, कि कैसे थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन वी कैन बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। दिस इज डिमांड वन। बट डिमांड टू भी आपको बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस, एंड व्हेनेवर वी यूज डायरेक्टिव डिस्कस वी यूज 70-30 फॉर्मूला, दैट इज 30% गोइंग बियॉन्ड द डिमांड। एंड हाउ वी कैन गो बियॉन्ड द डिमांड, कि जुडिशियल इंटरवेंशन, द फर्स्ट डिमांड इज व्हाट, जुडिशियल इंटरवेंशन balancing between the constitutional supremacy and parliamentary sovereignty. This is demand one, क्वेश्चन की वाली स्टेटमेंट। और दूसरी डिमांड क्या है, कि sometimes judicial intervention leading to judicial activism creating imbalance. This is demand two, if you are listening properly. Are you listening? सब यहाँ पे सुन रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सुन रहे हो आप? मैसेज कर सकते हो। तेजा इज लिसनिंग, ओके। तेजा अगर सुन रहा है तो सही है, राइट। चंचल भी सुन रही है, ओके। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड द डिमांड कैसे जाना पड़ रहा है? अब ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जुडिशियल इंटरवेंशन समटाइम्स लीडिंग टू जुडिशियल एक्टिविज्म क्रिएटिंग व्हाट, इम्बैलेंस, राइट। और देन आप यहाँ पे एक बैलेंस आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड कर पाओगे, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रक्चर। अगर मुझे अटेम्प्ट करना होता क्वेश्चन, मैं क्या करूंगा, मुझे ये 2 पेज दिया गया है ऐसे, मैं यहाँ पे थीम को एड्रेस करूंगा। कि थीम को मैं कैसे एड्रेस करूंगा, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। स्टेटमेंट क्या है अपने पास, कि पार्लियामेंट इज द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इट्स मास्टर। थोड़ा जो स्टेटमेंट है वो मिसनोमर है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोनों, जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उस टाइम पे पार्लियामेंट का भी काम करती थी, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, सो आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन, आई टेल यू कि इंडियन डेमोक्रेसी follows the principles of constitutional supremacy, not the parliamentary sovereignty, right? Not the parliamentary sovereignty। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ पूरा पूरा क्योंकि टाइम जाएगा। Unlike United Nation, and this is ensured by judiciary through the process of judicial review। ठीक है, तो मैंने क्या क्या डाल दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है। उसमें मैंने क्या वैल्यू ऐड कर दिया, कॉन्ट्रास्ट देखिए, मैंने यूके का एग्जांपल डाल दिया, प्लस मैंने जुडिशियल का भी कॉन्टेक्स्ट, जुडिशरी का भी कॉन्टेक्स्ट दे दिया, क्या कि जुडिशरी इंश्योर्स दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। सो दिस इज व्हाट योर इंट्रोडक्शन शुड बी। तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, थीम को लिखूंगा, और मैं थीम को कॉन्टेक्चुअल डाल के अपने स्टेटमेंट को, थीम को एड्रेस करने वाला हूं, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माय इंट्रोडक्शन। फिर पहला डिमांड, जुडिशियल इंटरवेंशन लीडिंग टू व्हाट, जुडिशियल इंटरवेंशन लीडिंग टू पार्लियामेंट, लीडिंग टू बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, राइट। दिस इज माय फर्स्ट डिमांड। इसमें मैं बात कर सकता हूँ, ओके, 47 मिनर्वा मिल केस के बारे में बात कर सकता हूँ, राइट। यू कैन टॉक अबाउट केस 1 नंबर भारती केस, राइट। यू कैन टॉक अबाउट एनजेक केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला केस। ठीक है, सो देयर आर मेनी केस यू कैन टॉक अबाउट, कि जहां पे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से बाहर जा रहा था। अभी somebody is इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके somebody is commenting, राइट। आता हूं मैं उस पर, ठीक है। नाउ आप सारे जजमेंट्स डिस्कस करने के बाद आप क्या करोगे, कि
फिर बात करोगे क्या, दूसरा हेडिंग क्या बनाओगे आप, जुडिशियल एक्टिविज्म, समटाइम जुडिशियल इंटरवेंशन लीड्स टू जुडिशियल एक्टिविज्म विच क्रिएट इम्बैलेंस, राइट। और इम्बैलेंस की बात करके 2-3 पॉइंट लिख के आप एक यहाँ पे अपना कंक्लूजन डालोगे, दिस शुड बी माय स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ दिस पर्सन, जिसने जो ऑलरेडी एक लॉयर भी है और लेट्स से तीसरा मेंस भी लिखा है, ठीक है। सो इफ आई जूम दिस, तो ये इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस 1 अंडर भारती केस। अब एक बात याद रखो कि आपसे बॉडी में रेलेवेंट केसेस पूछ रहा है और आप अपना पहला केस इसी में इंट्रोडक्शन में डाल के खत्म कर दोगे तो बॉडी में लिखोगे क्या, वो रिपीटिशन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप थीम को ही एड्रेस कर दो यहाँ पे, दैट इज मच बेटर, राइट। सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है और ऑन द स्पॉट ये सारे डिसीजन लेने होते हैं कि आई विल नॉट यूज द जजमेंट हियर, वाई, बिकॉज क्योंकि बॉडी में ही ये डिमांड आ रही है, राइट। तो मेरा एक जजमेंट यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा, ठीक है, कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा और मैं यहाँ बताऊंगा कि इंडियन डेमोक्रेसी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रादर देन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अनलाइक इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जुडिशियरी इंश्योर्स दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट, ताकि मेरा तीनों का कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ जाए। नाउ क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कुछ बात ही नहीं करनी थी यहाँ, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now he is talking about creature of the constitution. Article 78 provides for the creation of parliament. यहाँ पे क्या बता रहा है कि constitution parliament को create कर रहा है। ये question का context ही नहीं है। Parliament is the creature of the constitution. This is the context. Opposite he is telling. So this is what नहीं चाहिए यहाँ पे, right? Judicial intervention shaping the balance. अब आपको डायरेक्ट अपनी हेडिंग्स जो है कैसे बनानी है, जजमेंट्स के थ्रू ही बनानी है, क्योंकि हाईलाइटिंग द रेलेवेंट केसेस करके क्वेश्चन ने पूछा हुआ और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन हियर, राइट। अब डायरेक्ट आर्टिकुलेशन आपका कैसे बेकार हो रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस, पुअर आर्टिकुलेशन। आपको डायरेक्ट ही जजमेंट देखने हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, आपको डायरेक्ट जजमेंट लिखने। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, ऑल दीज पॉइंट्स आर करेक्ट, बट व्हेन यू विल कम हियर, राइट, नाउ आपको अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के बारे में आप बात कर रहे हो, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैरिड वुमेन, नाउ यू हैव कम टू व्हाट, लॉज एंड स्कीम्स, राइट। आपसे वो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में है ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट, आप अमेंडमेंट्स की बात करो, राइट, यू हैव टू टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स हियर, नॉट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स एंड अदर थिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट। So you are going what, peripheral to the demand of the question. So this you need to understand. और जो दूसरा पार्ट था जो beyond the demand जाना था कि sometime judicial intervention leads to what, judicial activism, वो तो आया ही नहीं थे। There's no way he is writing, right? So अगर आप देखोगे तो ultimately this inaccurately theme और demand नहीं क्लियर कर पा रहा है, आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है, कंटेंट क्या है, पेरिफेरल जा रहा है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, गेटिंग माय पॉइंट। सो आपको ये सारी चीजें अपने आंसर्स में अवॉइड करनी है। दिस पर्सन हु इज राइटिंग द आंसर, इसको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कंटेंट में बहुत सारा वैल्यूएशन किया है, बहुत सारे जजमेंट्स डाले हैं, राइट, बट अगेन इज नॉट गेटिंग द मार्क्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड स्पॉट, गेटिंग माय पॉइंट। तेजा को समझ में आ गया, ठीक है। तीसरे पे आते हैं कि आपका लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हो रहा है और नंबर ऑफ डायमेंशंस भी कम है, दिस इज वन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट कैसे हो गया वो मैं आपको बताऊंगा। कि आपने देखा होगा कि व्हेनेवर जब भी आप लेट्स से आपने कभी कोई मेंटर कॉल ली होगी, जो भी बच्चे यहाँ पे 2-3 बार मेंस दिए होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले टेस्ट सीरीज लगाई होगी और अपने मेंटर्स के पास गए होंगे, राइट। और मेंटर्स के पास गए होंगे तो मेंटर्स ने बोला होगा कि 2 पॉइंट और ऐड कर दो, एक डायग्राम बना दो, ठीक है, ठीक है, एक डायग्राम बना दो, ये सारी चीजें कर दो। तो वो ब्लाइंड स्पॉट कैसे हो सकता है, वो तो नंबर ऑफ डायमेंशन में चाहे जितना भी बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे नंबर ऑफ डायमेंशंस ज्यादा कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और वो ब्लाइंड स्पॉट आपको कैसे पता चलेगा, व्हेन आई विल डिस्कस दिस कॉपी विद यू, राइट, ठीक है। हाँ, केसेस का एनालिसिस, यस, केसेस का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको यहाँ, डेफिनेटली। इस वाले क्वेश्चन में कैसे आप बताएंगे, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू सम एग्जांपल। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो आई मस्ट से दिस कि मिनरवा मिल में केस की अगर आप बात करोगे तो यू विल गिव कि जो 42nd अमेंडमेंट था वहां पे द पार्लियामेंट केम अप विद द अमेंडमेंट लाइक कि डीपीएसपी
सारे डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई भी लॉज आते हैं, they can supersede Article 14 and 19. But this was struck down by the Supreme Court in minimum meal case, right? Maintaining the balance between the what fundamental rights and DPSP, right? तो judicial intervention ने पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक बैलेंस किया, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज. तो वो आपको आर्टिकुलेशन करना पड़ेगा, और मैं एक एक आर्टिकुलेशन बता नहीं सकता आपको, बट टाइम लंबा खींच जाएगा, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड चंचल? यू कमेंटेड दिस. ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट. तीसरा ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, let's come to this question. The question is, a well designed fiscal policy can serve as a vital instrument to facilitate the equitable distribution of resources and ensure the welfare of all sections of the society. Elaborate. क्वेश्चन की फ्रेमिंग को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे. क्या है क्वेश्चन की फ्रेमिंग? एक स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट में एक डायरेक्टिव डाल के इलैबोरेट हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, राइट? ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, व्हेनेवर यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थीम और डिमांड निकालना है. द सेकंड स्टेप इज व्हाट? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग, अलग अलग फ्रेमिंग के हिसाब से आपको थीम और डिमांड निकालना आना चाहिए. ठीक है, थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? फिस्कल पॉलिसी. आई विल बी राइटिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन द इंट्रोडक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो एक बात समझने की है कि जब भी एक स्टेटमेंट के साथ आपको इलैबोरेट लिख के आ जाए, कमेंट लिख के आ जाए, डिस्कस लिख के आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिमांड को फाइंड करने के लिए डिवीजन अप्रोच अपनाना. गेटिंग माय पॉइंट? डिमांड को फाइंड करने के लिए डिवीजन अप्रोच लगाना है. डिवीजन अप्रोच का मतलब क्या, कि आपको स्टेटमेंट को मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना है और फिर एड्रेस करना है हर एक पार्ट को सेपरेटली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्टेटमेंट को ब्रेक करना चाहोगे और दो डिमांड निकालना चाहोगे, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और आपको समझाता हूं अगेन. कि आपने थीम तो निकाल लिया, डिमांड आप निकालोगे कि फिस्कल पॉलिसी फैसिलिटेटिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज डिमांड 1. ठीक है, उसके बाद डिमांड 2 इज व्हाट? फिस्कल पॉलिसी इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट? दिस इज डिमांड 1 एंड दिस इज डिमांड 2. ठीक है, मैंने क्या किया, पहले डिवीजन अप्रोच लगाया और मैंने दो एनालिसिस पार्ट इस क्वेश्चन से निकाल लिए. ठीक है, अब मैं इन दोनों डिमांड्स को ना एड्रेस करूंगा ढंग से. ठीक है, 5-5 पॉइंट लिख के. इतनी बात समझ में आती है? अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी गेम बचा हुआ है. उसके बाद डिवीजन अप्रोच लगाने के बाद ना, सिंस द डायरेक्टिव इज इलैबोरेट, व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई 70-30 फॉर्मूला. यानी कि ये जो भी डिमांड्स है ना, इनको तो मैं एड्रेस करूंगा 70% ऑफ द पेज प्रपोर्शन में, लेकिन 30% में बियॉन्ड द डिमांड भी जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को मीट करने से ना नंबर नहीं आता. वी हैव टू गो बियॉन्ड समथिंग, राइट? सो लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है, या चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल पॉलिसी क्या है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. एंड देन एक छोटा सा वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन कोई सजेस्टिव टोन में डाल के मैं अपना आंसर एंड कर दूंगा. दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट. अब ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने लिखा कैसे. फर्स्ट ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाता मैं, अगर मुझे इसको एड्रेस करना होता तो थीम मेरी क्या है, फिस्कल पॉलिसी, जिसको मैं इंट्रोडक्शन में लिखता. ठीक है, ठंडी में हाथ चल नहीं रहा इसलिए मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई है, सो जस्ट बियर विथ मी, राइट? और देन आई विल टॉक अबाउट द डिमांड 1 की फिस्कल पॉलिसी लीडिंग टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. वो कैसे करता है? बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ठीक है, बाय गिविंग सब्सिडीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स. ठीक है, बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके करते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर द डायमेंशन दैट यू हैव टू डिस्कस अंडर दिस, राइट? उसके बाद डिमांड 2 है क्या मेरी, कि कैसे फिस्कल पॉलिसी इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी कि कैसे वो वुमेन का वेलफेयर कर रहा है, बजट में क्या वुमेन्स के लिए प्रोविजन है फिस्कल पॉलिसी में से, या डिसेबल्स के लिए क्या है, एल्डरलीज के लिए क्या है, ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या है, कैसे वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मिडिल क्लास के लिए क्या है. ठीक है, तो कैसे वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये एड्रेस कर रहा है, वो आपका सेकंड डिमांड हो गया. फिर लिमिटेशन क्या आ सकती है, आप लिमिटेशन बता दो कि फिस्कल की
बियॉन्ड द डिमांड जाने के लिए क्या बताओगे आप? यू विल टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स लाइक कि ओके हाई फिजिकल कॉस्ट लीडिंग टू फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट का डेटा बता दोगे कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। लीकेजेस एंड सब्सिडीज की बात बता सकते हो, राइट। सॉरी, लीकेजेस की बात बता सकते हो कि टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं है और लीकेजेस भी हो रहा है, उसमें सीएजी की रिपोर्ट भी आप डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन कंक्लूड विद सम सजेस्टिव टोन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चर, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पे आओ और मैं इरेज कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये लड़का कैसे लिख रहा है, लेट्स सी कि इफ हाउ ही इज राइटिंग, तो यू विल फाइंड क्विकली, मैं आपको ये दिखाता हूँ, यू विल फाइंड कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग बनाई है, दोनों डिमांड को मिक्स करके एक हेडिंग बना दी, राइट। और दोनों डिमांड के अंदर टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 6। दिस इज व्हाट लैक ऑफ डायमेंशंस, तो कवरेज है ही, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है, बियॉन्ड द डिमांड जा रहा है, लेकिन जो मेन डिमांड था आपका उसको ही आपने ढंग से एड्रेस नहीं किया, दो पार्ट में तोड़ के। सो बियॉन्ड द डिमांड जाने से नंबर तो मिलता है, बट द थिंग इज कि आप मेन डिमांड को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते। दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, राइट, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए, राइट, और देन यू कैन कंक्लूड विद सम सजेस्टिव टोन व्हिच ही हैज डन, राइट। सो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स अगर आप अनकॉन्शियसली अपने 3-4 क्वेश्चन में हर पेपर में डाल रहे हो ना, तो आपका मेंस में गेम खत्म है, आप वही 700 के आसपास घूमोगे, कभी भी मेंस का कट ऑफ पार नहीं कर पाओगे, या कर भी दिया तो बहुत ही मार्जिनल रेंज से आप कट ऑफ को पार करोगे, राइट। कमिंग ऑन, एक दो ब्लाइंड स्पॉट हम और देखेंगे, देन विल अंडरस्टैंड कि ब्लाइंड स्पॉट को ओवरकम करने के बाद आप कैसे एवरेज लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे जा सकते हैं। सो विल अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, कि आपको प्रॉपर आर्टिकुलेशन नहीं आ रहा है। आर्टिकुलेशन का बहुत बड़ा इशू है एस्पिरेंट्स के साथ जो कि मल्टीपल मेंस लिख रहे हैं। ऐसा होता है कि आपको जो आता है ना, आप उसको कॉपी पे ढंग से आर्टिकुलेट नहीं करके डाल पा रहे, जिससे आपका आइडिया एज इट इज कॉपी पे रिफ्लेक्ट हो जाए। सो दैट इज द इशू ऑफ आर्टिकुलेशन। और आर्टिकुलेशन का साइंस होता है कि यू हैव टू यूज डायमेंशन, आर्गुमेंट प्लस एग्जाम्पल फॉर्मेट, राइट, दैट विल लर्न कि कैसे होता है, ठीक है। और तो लैक ऑफ आर्टिकुलेशन तो है ही, बट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है नोट्स का। जो मैं ये आंसर देखूंगा और मैंने ये क्वेश्चन अगर बनाया है, तो मुझे पता है कि मैंने पीवाईक्यू का रेफरेंस लिया है, माइक्रो थीम्स का रेफरेंस लिया है, ठीक है। और जब मैंने माइक्रो थीम का रेफरेंस लिया है, तो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि यू ऑलरेडी हैव द कंटेंट। क्यों? क्योंकि अगर तुमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं किया एंड यू आर राइटिंग दिस पेपर, दैट इज सेम, राइट। अगर आपने 2 मेंस दे दिया है और आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस नहीं किया और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे कंटेंट नहीं बनाया माइक्रो थीम पे, तो दैट इज सेम, राइट। सो जब ये आंसर आप देखते पता चल जाएगा कि ओके ही हैज नॉट एनालाइज्ड द पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली, और उसके हिसाब से कंटेंट नहीं बनाया, राइट। सो देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एसेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के अंदर एसेंस ऑफ एथिक्स का एक टॉपिक है, जिसके अंदर यू विल फाइंड कि लॉ और एथिक्स के बीच में क्या कंपैरिजन कंपैटिबिलिटी है, या रिलीजन और एथिक्स के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, या कस्टम्स और एथिक्स के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है। इन पे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। और जब ये इतना क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड आंसर भी होना ही चाहिए जिसका कंटेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए, राइट। सो लेट्स आइडेंटिफाई दीज ब्लाइंड स्पॉट्स। द क्वेश्चन सेज व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि religion without ethics is like a tree without roots. Now this is the theme of the question. आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहीं से आप समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या है, किसका है। क्वेश्चन आपका एसेंस ऑफ एथिक्स का है, और रिलीजन और एथिक्स के बीच का इंटरप्ले जो है ना, उस पे ये क्वेश्चन बन गया। दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट सेल्फ इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जिसको मैं अपने इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई करूंगा, राइट। और इन दिस लाइट आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है कंपैटिबिलिटी, कि कब रिलीजन और एथिक्स कंपैटिबल है, ठीक है, दैट इज डिमांड 1। कब रिलीजन और एथिक्स कंपैटिबल नहीं है, दैट इज डिमांड 2। और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप किसको चूज करोगे, दिस इज डिमांड 3। नाउ दिस क्वेश्चन हैज थीम प्लस डिमांड 1 प्लस डिमांड 2 प्लस डिमांड 3, एंड दैट you have to conclude your answer by taking a balanced argument, right? This is what the question is all about, right? So अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, द आंसर का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, नॉट क्वेश्चन, आंसर का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर आप इसको देखोगे तो यू विल फाइंड कि ओके कंपैटिबिलिटी ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पे नॉन कंपैटिबिलिटी की बात हुई है,
यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की बात हुई है, तो नाउ ही इज राइटिंग व्हाट स्ट्रक्चरली वेरी करेक्ट, राइट। तो जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, तो इवैल्यूएटर नेक्स्ट किस पे जाता है, आपका कंटेंट देखने, ठीक है। जब आपका स्ट्रक्चर ही बेटर नहीं हुआ तो आप स्ट्रक्चर से ही छट जाओगे और कंटेंट वो पढ़ेगा भी, गेटिंग माय पॉइंट। सो अब मुझे ब्लाइंड स्पॉट दूसरा फाइंड करने के लिए जब स्ट्रक्चर लेवल पे इसने अच्छा किया है, तो मैं इसके कंटेंट को पढ़ने जाऊंगा, राइट। और जब मैं इसके कंटेंट को पढ़ रहा हूँ, लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन विद मी, कि द गिवन assertion signifies inseparable relation between religion and ethics. The given assertion मतलब जो भी अपना assertion है, it signifies on inseparable relationship between religion and ethics. It also highlights the importance of ethics in religion. This brings compatibility of both in question. Means what, कि अगर आप इसको देखोगे ना, ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे जो मैंने पढ़ा अभी, ये इंग्लिश वाइज बहुत अच्छा है, बट इस स्टेटमेंट में कोई वैल्यू ऐड है नहीं। ये इंग्लिश वाइज बहुत अच्छा है, एमबीए वाली इंग्लिश नहीं चलेगी यूपीएससी में, ये बात जान। यूपीएससी इज मोर अबाउट वैल्यू एडिशन, एमबीए वाली इंग्लिश नहीं चलेगी। अब ये लड़का एमबीए आईएम से, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि भैया तुम एमबीए वाली इंग्लिश में नहीं चलेगी। बट दिस गाय वाज फ्रॉम आईएम, और आईएम के बाद अभी ये आई थिंक आईएम इंदौर में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वी हैव गाइज जो कि बहुत ही लाइक सॉलिड हैं, और जैसे प्रोफेशनली अपने करियर में ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से किया है, मास्टर बहुत अच्छी जगह से किया है, और गुड पैकेजेस को छोड़ के दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट। सो गुड ब्रेन्स वी हैव। सो इफ यू विल फाइंड कि ही जस्ट व्हाट रीफ्रेज द क्वेश्चन इन अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज, बट अल्टीमेटली इस पे नंबर मिलने वाला नहीं है यूपीएससी में, दो द इवैल्यूएटर इज रिटन इट्स ए गुड, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाई? बिकॉज कि रिलीजन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। अगर पेड़ है, पेड़ को रूट्स क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि religion ethics is the foundation for the religion, right? Without ethics religion will lack depth and stability. This you have to write in order to, let's say, substantiate the theme in the introduction part. आप सिर्फ और सिर्फ बढ़िया इंग्लिश लिख के इससे आप आगे बढ़ जाओगे, उससे नंबर नहीं मिलने वाला आपको। गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मे बी, बट द थिंग इज कि यू हैव टू ऐड वैल्यू इन योर इंट्रोडक्शन, राइट। Add value in your introduction, not just good English. Getting my point? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कंपैटिबिलिटी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स की बात चल रही है, एंड व्हाट ही इज राइटिंग, क्योंकि मुझे अब इसका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल पे बहुत अच्छा है। कंपैटिबिलिटी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, मोरल गाइड्स फॉर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, अहिंसा इन बुद्धिज्म, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, रिलीजन एम्फेसिस अकाउंटेबिलिटी टू हायर पर्पस, कंसेप्ट ऑफ कर्मा इन हिंदुइज्म, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सोर्सेस ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, भगवत गीता, प्रमोट, ये सारे पॉइंट्स के सही हैं। नाउ व्हेन यू विल कम हियर कि रिलीजन आइडियाज आर रिजिड, ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंशिएशन लैकिंग है, यहाँ पे सब्सटेंशिएशन लैकिंग है, यहाँ पे सब्सटेंशिएशन लैकिंग है। दो एग्जांपल दिया है लेकिन बेटर एग्जांपल नहीं है। नाउ ये जो इसने कंटेंट लिखा है ना, इस पे भी इसको बिलो एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। व्हाई? लेट मी टेल यू, ठीक है। अगर मुझे इसका आंसर करना होगा तो हाउ वुड आई बी आंसरिंग दिस, let's say, and how other rankers do this, because I have also learned from the people, right? तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या करता। कंपैटिबिलिटी ऑफ रिलीजन, कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करता ना रिलीजन और एथिक्स की, तो मैं ऐसे आर्गुमेंट वाइज नहीं जाता, राइट। मैं पर्टिकुलर रिलीजन को पकड़ लेता। हिंदुइज्म टॉक्स अबाउट व्हाट, निष्काम कर्मा, ठीक है, विच इज कंपैटिबल विद द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फलेसनेस, ठीक है। हो गया, सब्सटेंशिएट हो गया, राइट। एक और प्रिंसिपल मैं हिंदुइज्म का बता देता। दूसरा, देन आई विल टॉक अबाउट इस्लाम। इस्लाम के अंदर मैं बता देता कि जकत, राइट। जकत मींस व्हाट, यू हैव टू डोनेट, एंड व्हिच इज लेट्स से डोनेटिंग फॉर लाइक ग्रेटर कॉज, या डोनेटिंग लेट्स से टू हेल्प द पुअर, राइट, व्हिच इज कंपैटिबल विद द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ हैविंग कंपैशन फॉर वीकर सेक्शंस, राइट। तो मैं बहुत ही प्रिसाइज जाके हिंदुइज्म, इस्लाम, लेट्स से बुद्धिज्म का मैं लेता राइट फोल्ड पाथ, राइट, एट राइट फोल्ड पाथ जो भी है, ठीक है। जैनिज्म में मैं अपार गृह की बात कर लेता, वेजिटेरियनिज्म की बात कर लेता, व्हिच इज जैसे नॉन हार्म प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स के नॉन हार्म प्रिंसिपल से कंपैटिबल है। सो मैं बहुत ही प्रिसाइज होके ना एक एक रिलीजन को पकड़ के कंपैटिबिलिटी दिखा देता, एंड दैट वुड फेच मोर मार्क्स,
rather than showing promote accountability example this no. प्रैक्टिकली में हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म के अंदर आप कंपैटिबिलिटी दिखा पाए। इनकम्पैटिबिलिटी दिखाने के लिए क्या करता मैं? इनकम्पैटिबिलिटी दिखाने के लिए मैं क्या करता? इनकम्पैटिबल हिंदुइज्म के अंदर आई वुड टॉक अबाउट व्हाट? कास्ट सिस्टम व्हिच इज लीडिंग टू व्हाट? सोशल मोबिलिटी नहीं हो पा रही, ठीक है? इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में व्हिच इज अगेंस्ट द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, राइट? जखत की बात अगर मैं करूं इस्लाम में, तो इस्लाम में जखत का गलत यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल like some fundamentalist Islamist people are taking money through zakat and they are using it for the terrorism, right? So which is against the ethical principles, ठीक है? So same way मैं बहुत ही प्रिसाइजली चारों रिलीजन को लेके उनकी कंपैटिबिलिटी दिखा देता, इनकम्पैटिबिलिटी दिखा देता, और व्हेन इन कॉन्फ्लिक्ट किसको चूज करना है, इसके 2 पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन हार्म, कि अगर आपका रिलीजन आपको हार्म कर रहा है सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, तो आपका इथिकल प्रिंसिपल विल प्रिवेल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इवॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि रिलीजन आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो रिलीजन का इथिकल कॉन्टेक्स्ट में रीइंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो अगेन द एथिक्स विल प्रिवेल हियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर देखो इंक्लूसिव सोसाइटी में वी आर नॉट इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पीपल एंड अदर पीपल, राइट? सो इन मेरी रिलीजन दे आर वेरी लेट्स से स्केप्टिकल अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल, तो आपको उसको रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा इन इवॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन कि एवरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस मस्ट पास द एथिकल टेस्ट एंड यू कैन कंक्लूड लाइक दैट, राइट? दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। सो अगर आप देखो तो ये जो आंसर है ना, दैट इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर आंसर। वो क्लियरली आपको दिख रहा हो, सब हो यहाँ पे चले गए गाइस, समझ में आ रही बात? यू कैन जस्ट से यस इफ यू वांट टू, राइट? चंचल को समझ में आ रही है? ओके, लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है? कृति को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनोगे तो यू विल बी बेनिफिटेड मोर। अभी तो मैं ब्लाइंड स्पॉट्स की बात कर रहा हूँ, आगे आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट यू कैन डू मोर, राइट? तो डिड यू अंडरस्टैंड दैट कि कुछ क्वेश्चंस माइक्रो थीम्स ऐसी हैं जहां पे कंटेंट का लेवल बहुत ही प्रिसाइज हो गया है, गेटिंग माय पॉइंट? कंटेंट का गेम बहुत प्रिसाइज हो गया है, और आपको मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, तो नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि आपको कोई बता नहीं पा रहा है ये कि ओके इस पे ना तुम अपने कंटेंट का लेवल बहुत ऊपर कर लो ले जाके, गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे जो रैंकर्स हैं, आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, ऑल दीज पीपल जो कि हमारे स्मैश पेंस प्रोग्राम के अंदर हैं, ऑल दीज पीपल राइट वेरी गुड आंसर टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? बहुत तगड़ा आंसर लिखते हैं वो उसका, एंड दे हैव फिगर्ड आउट द कंटेंट फॉर दिस बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे। तो समबडी हु इज गिविंग मेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसके कंपैरिजन में तो इतना तगड़ा आंसर नहीं लिख पाएगा। मैं ये जो बताया आपको, जो मैंने आपको इस लेवल पे कंटेंट पे जाके चीजों को बताया, ये इस लेवल पे नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो somebody who has let's say handled a variety of students, वही आपको बता पाएगा, राइट? अदरवाइज आपको तो लगेगा कि यार मैंने तो सब कुछ लिखा, फिर भी मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई? बिकॉज सर्टेन माइक्रो थीम्स पे कंटेंट का लेवल बहुत सॉलिड हो चुका है, गेटिंग माय पॉइंट? आ जाओ, पांचवा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है? और ये बड़ा वैसा सा ब्लाइंड स्पॉट है जो कि सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है? ये आखिरी ब्लाइंड स्पॉट होगा, फिर विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वेबिनार, ठीक है? कि आप इन ब्लाइंड स्पॉट्स को ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ोगे। तो आइडेंटिफाइंग द ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ना, कि क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का है, आंसर आप कर रहे हो किसी और सब्जेक्ट की तरह से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आईआर का है, तो आंसर ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी का बना के लिखा है, या क्वेश्चन अगर पॉलिटी का है, तो आंसर ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री का लिख दिया है। व्हाई? बिकॉज आपके पास राइट सेट्स ऑफ कीवर्ड्स नहीं है जो कि हर एक सब्जेक्ट के होनी चाहिए, ठीक है? और इसको ना, जैसे कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, आई टेल यू दिस थिंग, कि जिनको आप बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लोगे। मैं बैठूंगा आपके साथ, ठीक है, और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ओवरकम दोज ब्लाइंड स्पॉट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2-3 सेशन के अंदर वो हो जाएगा सही। बट देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स ना, जहां पे जैसे कि ये वाला ब्लाइंड स्पॉट हो गया कि रेलेवेंट कीवर्ड, अब इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत तगड़ी वाली। ये 2-3 बार में मेरे साथ बैठने से नहीं होगा, आपको बैठना पड़ेगा लगातार, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, कॉन्शियसली एफर्ट मारना पड़ेगा, वो मसल मेमोरी के अंदर आनी चाहिए, ठीक है? वो मसल मेमोरी के अंदर आपके इनकलकेट होनी चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। सो देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट, आप बहुत जल्दी मेंटर के साथ रह के
रिमूव कर सकते हो फट से, लेकिन कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आपको लगातार काम करना पड़ेगा, राइट? तभी तो यूपीएससी, अदरवाइज सभी कर लेते हैं। अगर तुरंत हो जाता मेरे साथ बैठने से तो मेरे सारे बच्चे ही निकल जाते ना। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर ग्रास्पिंग पावर कि आप कितना जल्दी उसको इंकलकेट कर रहे हो, फीडबैक पे कितनी जल्दी काम कर रहे हो, राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज सेमिनल इन गिविंग शेप टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना इन्फ्लुएंस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, दिस इज डिमांड वन। ठीक है, और दूसरी डिमांड इसके अंदर हिडन ही है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गया, देयर अदर पोर्शंस, अदर कंट्रीज से भी इन्फ्लुएंस हुआ। तो डिमांड टू वो है, आप बताओगे कि यस इट वाज इन्फ्लुएंस डिमांड वन, तो बताओगे कौन सा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स। देन डिमांड टू क्या बताओगे, देयर अदर प्रोविजंस लाइक फिलोसफिकल पार्ट, अगर देखोगे फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, वो अदर कंट्रीज से हमने बोरो किया, राइट? और थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये है क्वेश्चन पॉलिटी का। और इस लड़के का आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ठीक है? ये पहली बार मेंस लिख रहा था, इसलिए मैंने इसकी कॉपी ले ली कि पहली बार वाले मेंस की कॉपी भी ले लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पढ़ो, आपको लगेगा ये हिस्ट्री का आंसर लिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was enacted by the British Parliament after the third round table conference। इसका कोई मतलब ही नहीं है, तुम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुझे आकर रेफरेंस दो, ठीक है? सीम्स लाइक योर, और यहां से तो हल्का सा आइडिया लगता है कि ओके ये हिस्ट्री की तरफ जा रहा है। अगर आप यहां पे आ जाओ ना, इट वाज नॉट सेमिनल, फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, मींस व्हाट, हिज अगेन लाइक ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, लाइक ही इज मोर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इसने पूरे क्वेश्चन को हिस्ट्री ही बना दिया, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, राइट? तो अगर मुझे इसकी कॉपी चेक करनी हो और मैं अगर बस वर्टिकल व्यू ले रहा हूं ना, आई विल नॉट बी गिविंग हिम मार्क्स, नहीं दे रहा मैं नंबर, गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉमन मिस्टेक। दूसरी बात कि आपको ये पता क्यों नहीं लगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके किसमें, पॉलिटी में आ सकते हैं, यानी कि आपने पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज नहीं किया, आपने माइक्रो थीम को ढंग से एनालाइज नहीं किया। आई विल शो यू माइक्रो थीम, बस माइक्रो थीम की भी बुकलेट है यहीं पे, लेट मी जस्ट शो यू कि इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आपको माइक्रो थीम की जानकारी नहीं है ना, तो आप समझ लो कि मेंस में बहुत सारी ब्लाइंड स्पॉट्स को आप नहीं ओवरकम कर पाओगे। इफ दिस इज द माइक्रो थीम पीडीएफ एंड अगर मैं लेट्स से पॉलिटी की तरफ आऊं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आई विल शो यू, वेट, दिस इज जीएस2, ठीक है? जीएस2 में ये पॉलिटी के अंदर सिलेबस की पहली लाइन मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि विजिबल अच्छे से हो पाए आपको। पॉलिटी के अंदर सिलेबस की पहली लाइन के अंदर रेलेवेंट माइक्रो थीम्स, और रेलेवेंट माइक्रो थीम्स के अंदर एक माइक्रो थीम है, रेलेवेंट माइक्रो थीम्स के अंदर एक माइक्रो थीम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 2016 में पूछा गया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये क्वेश्चन इस बार का है, किसी टेस्ट सीरीज, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज थी। दिस पर्टिकुलर पर्सन सेंड मी कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, पहली बार मैंने मेंस लिखा था, तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? वी आर नॉट यूजिंग द राइट सेट्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक? सो दीज आर द ब्लाइंड स्पॉट्स, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि आपने लेट्स से ब्लाइंड स्पॉट अब आइडेंटिफाई कर लिया अपने, और एक सेकेंड लेट मी जस्ट हॉरिजॉन्टल स्लाइड कर देता हूं। ओके, सो गाइस, यू गाइस अंडरस्टूड अबाउट द लेट्स से ब्लाइंड स्पॉट, समझ में आया आपको ब्लाइंड स्पॉट के बारे में? यू कैन जस्ट से यस इन द कमेंट अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है? ठीक है, ओके, लॉट ऑफ मीम्स एस्पिरेंट जिन्होंने मीम्स दिया उनको समझ में आया, ठीक है, ग्रेट। देखो, ब्लाइंड स्पॉट तुमने पकड़ लिया आपने और तुम सीख गए, मान लेते हैं, और तब ब्लाइंड स्पॉट अगर आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर कॉन्शियसली काम कर लिया ना, तो अभी भी श्योर नहीं कि तुम यूपीएससी निकाल ही लोगे, लेट मी बी वेरी क्लियर, राइट? अभी भी श्योर नहीं है, अभी उसके लिए एक स्टेप और है, राइट? अभी आप बस यहीं आए, यानी कि आप क्या करोगे, एवरेज आंसर माइलस्टोन को अचीव कर दोगे, राइट? एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन को अचीव कर लोगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको एनालॉजी लेके समझाता हूँ, राइट? कि हैव यू गाइस एवर लाइक, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने जॉब की है पहले? हैव यू गाइस वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर और समथिंग लाइक दैट? किसी ने पहले कॉर्पोरेट्स में काम किया है? समबडी, कोई भी यस बोल सकता है? लॉट ऑफ पीपल, आकाश ने काम किया है, ओके,
लॉट ऑफ पीपल हैव वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर बिफोर, राइट? और जॉब छोड़ के आप आए हो यहाँ पे तैयारी करने, ठीक है? एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लेट्स से कॉर्पोरेट में किसी कंपनी में साल भर काम किया, राइट? 1 ईयर आपने काम किया, राइट? नाउ आपने 1 साल काम किया, ठीक है? तो नाउ यू वेंट फॉर द अप्रेज़ल कि अब मेरा पैसा बढ़ा दो, ठीक है? कि मेरा पैसा बढ़ा दो। आपका जब पैसे बढ़ाने की बात करोगे तो पीपल विल लाइक द कॉर्पोरेट पीपल, जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट होगा, दे विल इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, राइट? सो नाउ देयर इज़ अ थिंग कि हैव यू मेट द एक्सपेक्टेशन? जो आपको रोल प्रोवाइड किया गया था, तो क्या आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया? या आपको जो रोल प्रोवाइड किया गया था, आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया, ठीक है? अगर आपको जो रोल प्रोवाइड किया गया था, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया, लेट्स से आपने उसकी, बहुत ध्यान से सुनना, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया, जो भी आपको रोल दिया था, लेट्स से यू आर रिसर्च एनालिस्ट या जो भी थे, डेटा एनालिस्ट, जो भी थे, ठीक है? तो आपने अगर अपने रोल की एक्सपेक्टेशन को मीट किया, तो उसी बात की तो तुमको मंथली सैलरी मिल रही थी। उसी बात की तो तुमको मंथली सैलरी मिल रही थी, तो अप्रेज़ल क्यों मिला? अगर तुमने एक्सपेक्टेशन को मीट ही नहीं किया, तुमको निकाल के बाहर फेंक देते पहले ही, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, ठीक है? सो जैसे तुमने एक्सपेक्टेशन को मीट किया, तुमको मंथली सैलरी उसी बात की मिल रही थी, यू विल गेट 2-3%, 4%, जो भी 10% ऑफ इंक्रीमेंट, राइट? बट समबडी हू हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस, दे विल गेट 30% ऑफ द इंक्रीमेंट, 40% ऑफ द इंक्रीमेंट, मे बी ट्वाइस, या हो सकता है वो दूसरे रोल के लिए बनाओ, अपर रोल के लिए बनाओ, राइट? So this is what has happened in the UPSC too. You need to understand that blind spots को identify करने के बाद you will be meeting the expectations of a serious candidate कि तुमको समझ में आ गई, nuances समझ में आ गया, okay, ये blind spot है, ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है, right? बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्लियर ही कर लो, ठीक है? तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स करके, आइडेंटिफाई करके एवरेज लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे बहुत जल्दी पहुंचना है, ताकि गलतियां होनी कम हो जाए। फंडामेंटल्स पे क्या हो जाए? ग्रिप बन जाए। फंडामेंटल्स पे क्या बन जाए? ग्रिप बन जाए, ठीक है? फंडामेंटल्स पे ग्रिप बन जाएगी, गलतियां होनी कम हो जाएंगी। अगर आप किसी एक मेंस के पेपर में जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और 3-4 क्वेश्चंस में आपके ब्लाइंड स्पॉट ही आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपने गलती कर दी और हर पेपर में ऐसे गलती कर दी, सातों पेपर में, ठीक है? तो मेंस का सिलेक्शन तो वही रुक गया ना, राइट? तो सबसे पहले आपको एवरेज लेवल ऑफ आंसर राइटिंग का माइलस्टोन हिट करना है। मैं इसको एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे सिलेक्शन नहीं होता। आई विल शो यू, लेट्स शो यू कि आपने अपने ब्लाइंड स्पॉट फिक्स कर दिए और आपने एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन अचीव कर लिया। अब ये लड़का जो है इस बार मेंस दिया था बट नहीं हुआ इसका, क्यों? क्योंकि ये अपने ब्लाइंड स्पॉट ही सिर्फ और सिर्फ ठीक कर पाया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और देखते हैं इसने क्या लिखा, बहुत क्विकली मैं बताऊंगा, ध्यान देना। Discuss the factor contributing to the increasing frequency and intensity of heat waves. Theme of the question is what? Heat waves. ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है? Factors contributing is demand 1, ठीक है? और क्या पूछा है? How do these heat waves impact public health and agriculture? This is demand 2 and this is demand 3. यानी कि मेरे क्वेश्चन में 3 डिमांड है, डिमांड 1 फैक्टर्स, डिमांड 2 पब्लिक हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हीट वेव का, डिमांड 3 एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हीट वेव का, और हीट वेव मेरी थीम है, राइट? और मैं कंक्लूजन कैसे कर दूंगा? सजेस्टिव टोन के साथ कंक्लूड कर दूंगा कि क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम और क्या क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स के साथ मैं कंक्लूड करके अपना आंसर एंड कर दूंगा, ठीक है? तो ही इज राइटिंग अबाउट व्हाट? हीट वेव्स इन द इंट्रोडक्शन, दिस इज गुड, ठीक है? फैक्टर्स के बारे में ये लिख रहा है, आर्टिकुलेशन भी ठीक है, क्लाइमेट चेंज, अगर आप देखो डायमेंशंस काफी करेक्ट है, ठीक है? इंपैक्ट लिख रहा है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है? लॉस ऑफ लाइफ्स हो रही हैं, ऑल दीज थिंग्स इज टॉकिंग अबाउट इंपैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। एग्रीकल्चर पे भी इंपैक्ट क्या आएगा? पुअर हार्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? हाई वाटर नीड्स हो जाएंगी, एंड देन ही इज टेकिंग टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल लेट्स से स्टेप्स, और कंक्लूड कर रहा है विद अ सजेस्टिव टोन, राइट? सो इसके आंसर में कोई कमी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आई विल शो यू कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने कैसा लिखा है इस आंसर को। आई विल शो यू जस्ट टू ड्रॉ द कॉन्ट्रास्ट कि जो लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है। आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है और इस लड़के का भी सब मतलब अच्छा आंसर लिखने के बाद भी, थीम डिमांड के साथ कंसिस्टेंट होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज ही जस्ट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। अगर आपको मैं दिखाऊं क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना। जो भी मैं क्वेश्चन की थीम और डिमांड निकालता हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि उस तरीके से ही तुम सीखोगे।
अगर ये जो भी फ्री सेशंस हैं हमारे, अगर तुम फ्री में सीखना चाहते हो तो दिस इज द ओनली वे यू कैन लर्न, राइट? तो inclusive policies that aligns with SDG are essential to dismantle systematic discrimination and promote equality for transgender individual discuss. अभी ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी है, एक आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है और डिस्कस डायरेक्टिव लगा के क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिया, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन की थीम पता करूंगा। थीम किस पे है? ट्रांसजेंडर पे थीम है, ठीक है? उन्हीं की तो बात सारी चल रही है, ट्रांसजेंडर, राइट? ट्रांसजेंडर का थीम है, दैट विल गो इनटू द इंट्रोडक्शन। डिमांड क्या होगी? आई आइडेंटिफाई द डिमांड। रेड पेन लेता हूं मैं, रेड कलर, ठीक है? अब कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, लेट्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, और आपको डिमांड निकालनी हो, व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द डिवीजन अप्रोच। इसी स्टेटमेंट को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ये ब्रेक हो जाए और हर एक एनालिसिस पार्ट को एड्रेस करते हुए पूरे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर जाओ। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच। तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन पूछा है ट्रांसजेंडर को, दिस इज डिमांड 1। और कैसे सारी पॉलिसीज जो कि एसडीजी के साथ अलाइन होती हैं, कैसी सिस्टमैटिक पॉलिसीज चाहिए वो आप बता दो यहाँ पे, दैट इज डिमांड 2, राइट? एसडीजी के साथ कौन कौन सी पॉलिसीज आप अलाइन करोगे सिस्टमैटिक, ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। अल्टीमेटली आपसे मेजर्स पूछ रहा है एक तरीके से जो कि एसडीजी के साथ अलाइन हो, मोटा मोटा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है? दिस इज डिमांड 1, दिस इज डिमांड 2। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास 70-30 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब भी हो, तो ये आप 70% ऑफ द पेज स्पेस में डिस्कस करोगे, 30% में क्या जाओगे, बियॉन्ड द डिमांड जाओगे। बट कैच है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है, हर एक क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है? और बहुत ही आपको समझना पड़ता है कि अब आप अगर मेजर्स बताने के बाद वापस से चैलेंजेस बताओगे तो घूम के पहले डिमांड 1 पे ही चले जाओगे, क्योंकि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिमांड 1 में पूछ ही चुका है, राइट? तो यहाँ बियॉन्ड द डिमांड जाने की कोई मतलब नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज यू विल बी रिपीटिंग द सेम डायमेंशन ओनली कि व्हाट आर द चैलेंजेस स्टिल लेफ्ट। अगर तुम डिस्कस करने की बात करोगे तो तुमने उसको सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन में ही क्यों नहीं दिखा दिया ऑलरेडी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज वेरी एनालिटिकल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यू कैन जस्ट से yes or no, maybe. If not, I'll repeat, right? Okay, great. तो समझ पा रहे हो ना कि when you have to go beyond the demand, when you don't have to go beyond the demand, it is really important for you. हर एक क्वेश्चन अलग है, राइट? हर एक क्वेश्चन अलग है। देखो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया, तो I'll not repeat then. तो जब ये सेशन जाएगा यूट्यूब पे तब भी तुम देख सकते हो, राइट? बट अभी यहाँ पे बने रहो कि फिर से मैं बता देता हूँ, चलो, कि जब ऑलरेडी वो आपसे, if you'll go beyond the demand in this particular question, what will happen is you'll again repeating the demand 1, राइट? तो वो देख लेना कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि वापस से मैं डिमांड 1 पे ही चला जा रहा हूँ, राइट? तो अगर आप देखोगे इसने ट्रांसजेंडर के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे यहाँ पे, और जो 4 और 5वें पॉइंट है ना, let me just zoom it. अगर आप देखोगे तो जो चौथा और 5वां पॉइंट है वो पॉइंट नहीं, वो डेटा है। वो डेटा इन्हीं में एडजस्ट होना चाहिए था, वो ऐसे डेटा को पॉइंट बना के लिख दिया। दिस इज नॉट द प्रॉपर आर्टिकुलेशन, राइट? ठीक है, रे ऑफ होप में बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखा रहा है, इसको ये लास्ट में दिखाना चाहिए था, इन्होंने बीच में डाल दिया, बट ठीक है। अर्जेंटीना में क्या हुआ और इरा सिंगल ने क्या किया, ठीक है? उसके बाद इंक्लूसिव पॉलिसीज टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूसिव पॉलिसीज टू प्रमोट इक्वालिटी, इन्होंने इंक्लूसिव पॉलिसीज की बात की, यहाँ पे अलाइन विथ एसडीजी 2-3 बता दिए, फिर इसने कंक्लूड कर दिया, राइट? नाउ यू विल फाइंड कि कोई गलती नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली करेक्ट है, कंटेंट वाइज भी ऐसा नहीं है कि ही इज गोइंग पेरिफेरल लेट्स से, या ही इज गोइंग लेट्स से कि आर्टिकुलेशन पुअर है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग जो इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, वो उसे बहुत बेहतर लिख रहे हैं, ठीक है? और आप जो लोग 11,000 जो 14,000 जो लोग दे रहे थे, आपने इसके आंसर को उन 3,000 लोगों में आप नहीं लेके आ पाए, 2845 लोगों में आप नहीं लेके आ पाए, राइट? सो लेट्स सी कि एक्सपेक्टेशन, अच्छा मैं इसको कंपेयर करता हूं कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने कैसे लिखा, बट आप ये बात समझो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आपका मेंस का चांसेस लोअर है क्लियर करने का, आपको एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना पड़ेगा। ठीक है पॉइंट? मीट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या? ये कैटेगरी है कि सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको ब्लाइंड स्पॉट पता है, आपको तैयारी का सही समझ है, ठीक है, आपके पास सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल मीट द एक्सपेक्टेशन,
बट यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस, राइट? यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, राइट? अब देखते हैं उनका जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने ऐसा क्या किया. नाउ दिस गर्ल इज सेलेक्टेड, दिस बॉय वाज नॉट सेलेक्टेड. वही हीट वेव वाला क्वेश्चन, ठीक है? हीट वेव वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया. जस्ट लिसन दिस कि इसने भी स्टार्ट किया, यहाँ पे इसने भी स्टार्ट किया. यहाँ पे फैक्टर्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट वेव्स. अब आप देखो कि यहाँ पे इसके पास 4 पॉइंट्स है और सब में एक एक आर्गुमेंट है. यहाँ पे इसके पास 4 पॉइंट है और सबके अंदर 3-3 डायमेंशन है. शी इज यूजिंग हिज प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज करके नंबर ऑफ डायमेंशंस ने बढ़ा दिया, मोर नंबर ऑफ डायमेंशंस कर दिया इसने सेम पेज स्पेस में. इफ यू विल सी दिस, more number of dimensions same page space में. somebody is writing more content than you in the same page space अपने presentation skills का use करके, तो वो आपसे ज्यादा नंबर लेके जाएगा ही जाएगा. कैन यू सी दिस? कमिंग ऑन, अगर आप देखो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर यहाँ पे है और इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ. इसका देखो इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ इतने सारे पॉइंट्स, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इतने सारे पॉइंट्स, एंड देन शी इज कंक्लूडिंग. ठीक है? कैन यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जहाँ पे 4 पॉइंट हैं इसने इसको पूरा आउट परफॉर्म कर दिया. तो यूपीएससी इज गेम ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट? अगर आपका आंसर रिलेटिवली बहुत अच्छा है तो आपका एक्सपेक्टेशन मीट करने के बाद भी विल नॉट बी गेट सिलेक्टेड. व्हाई? बिकॉज हमको किसको सेलेक्ट करना है? द बेस्ट पीपल, राइट? जिसका सबसे बेहतर है. सो इफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी कि सेम पेज स्पेस को यूज करते हुए डायमेंशन कवरेज कितनी ज्यादा है. कैन यू गेट दिस? ठीक है? और कंटेंट लेवल पे भी इंप्रूवमेंट है. इफ यू गो रीड दिस, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो व्हेन यू विल रीड दिस यू विल फाइंड कि कंटेंट लेवल पे भी बहुत इंप्रूवमेंट है. ठीक है? तो यू हैव टू एक्सीड द डिमांड. ठीक है? दूसरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं जो एसडीजी वाला क्वेश्चन था. एसडीजी वाला जो क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर के थीम को लेके इसने भी डिस्कस किया, इसने भी डिस्कस किया. ठीक है? इसने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी, इसने कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन दी. यहाँ पे ये 5 लाख ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है सेंसस के हिसाब से, ये इसके बारे में कंटेक्स्ट के बारे में ज्यादा बात कर रहा है कि क्या लेट्स से स्टिग्मेटाइजेशन हुआ या जो भी है. ठीक है? इज टॉकिंग मोर अबाउट दैट. यहाँ पे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन ये भी एड्रेस कर रहा है, ये भी एड्रेस कर रहा है. बट जो ये बंदा है ना, इंक्लूसिव पॉलिसी अलाइनिंग विद एसडीजी, तो ये हर एक एसडीजी को बहुत ही प्रिसाइजली लेके ना कैसे इंक्लूसिव पॉलिसी लानी चाहिए उसको डिस्कस कर दे रहा है. कैन यू सी दिस? एसडीजी 3 इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड ऑल. ठीक है? जैसे मेंटल हेल्थ, तमिलनाडु बोर्ड ने ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया वो बता दिया इसमें. एसडीजी 3 इज व्हाट? हेल्थ फॉर ऑल. तो इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, और तमिलनाडु बोर्ड ने क्या किया वो बता दिया. दैट आर्टिकुलेशन इज वेरी प्रिसाइज, राइट? हिटिंग द डिमांड ऑफ द आंसर. जबकि जो ये बंदा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इसने इंक्लूसिव पॉलिसीज के बारे में अलग से बात की और एसडीजी को अलग से एड्रेस कर दिया. नाउ देयर इज नो मिस्टेक हियर, कोई मिस्टेक नहीं है, बट दिस इज मोर बेटर, मोर बेटर. दिस इज व्हाट एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन. कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो लोग निकाल रहे हैं वो सच में अच्छा लिख रहे हैं आंसर. गेटिंग मी व्हाट? There are some people who are clearing exam, they are writing really good answers. And आपको अब इस लेवल पे ट्रेन होना होगा. You need to understand कि ओके टॉप 50 लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? और उस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मीट एक्सपेक्टेशन करके भी ना 4 बार और मेंस लिख लो, नहीं निकलेगा. कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज से यस और नो. ओके, प्रीति इज अंडरस्टैंडिंग दिस. Krishna, Bhasu, Tejas, Chanchal, everybody is understanding this, right? So do you understand this कि आप जो कर रहे हो सकता है बेयर मिनिमम ही कर रहे हो. Getting my point? आप जो कर रहे हो सकता है बेयर मिनिमम कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हो, बट आपने अपना एक गेम ऊपर बढ़ाया नहीं अभी तक. तो बढ़ेगा कैसे उसको भी समझते हैं और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, राइट? जल्दी करते हैं. अभी आपने कर्व पे अपने ब्लाइंड स्पॉट समझे, आपने एवरेज लेवल ऑफ आंसर राइटिंग देखी, मीट एक्सपेक्टेशन और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस को समझा, इनके बीच में डिफरेंस देखा, अलग अलग कॉपियां देखी. अब आपको यहां से स्काई रॉकेट करके यहां आना है. ठीक है? रैंकर की तरह कॉपी लिखनी है, और रैंकर की तरह कॉपी लिखने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं. थोड़ा सा समझ लो इसको, बहुत जल्दी समझना क्योंकि टाइम भी जा रहा है. ठीक है? कि एक्सीड एक्सपेक्टेशन करने के लिए पहली बात तो मीट एक्सपेक्टेशन करना बहुत जरूरी है. उसके बाद क्या करें?
पहले दिन से ही एक्सीड एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ठीक है। यू हैव टू हिट द एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन, राइट। उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि बियॉन्ड द डिमांड जाने का क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है। एक्सपेक्टेशन मीट कर दिया, बियॉन्ड द डिमांड कब जाना है, नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, क्वेश्चन वाइज अलग होगा, ठीक है। जनरेट मोर डायमेंशन इन द सेम पेज प्रपोर्शन, ठीक है। और कंटेंट के लेवल पे बहुत तगड़ा काम करो, वैल्यू एडिशन करो, ठीक है। वैल्यू एडिशन अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है वो, ठीक है। वैल्यू एडिशन करो, वो कैसे होता है मैं अभी दिखाता हूँ। रैंकर, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द रैंकर, राइट। रैंकर कैसे करता है, या जो जो लोग एग्जाम निकाले वो कैसे कर रहे हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। और प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे हमेशा आपको इनोवेट करता रहना, ठीक है। सेम पेज प्रपोर्शन में मैं कैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, आर्टिकुलेशन कैसे बेटर कर सकता हूँ ताकि इंपैक्ट ज्यादा बने। सो ये तरीका है एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने का। एक्सपेक्टेशन किसकी, डिमांड की। किसके डिमांड की, क्वेश्चन के डिमांड की, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि तो पहले वाली जो पार्ट है कि वो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होती है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग होता है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। आई एम कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि सर कंटेंट, जैसे जो इसमें एसडीजी वाले ने ऐसा लिखा, ये हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट, हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसकी तैयारी है, देयर इज अ प्रोसेस टू इट, ठीक है। या दैट पर्टिकुलर गर्ल हु इज राइटिंग इन द सेम पेज स्पेस राइटिंग मोर डायमेंशंस, हाउ शी इज एबल टू डू दिस, उसकी तैयारी है, राइट। ऐसा नहीं है कि उसने भी आपकी तरह से तैयारी की, उसकी तैयारी थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जल्दी समझते हैं कि मैंने जीएस3 का एक सिलेबस लाइन ले लिया, ठीक है। जीएस3 की सिलेबस लाइन ले ली, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट उठाया और इंटरनल सिक्योरिटी की एक सिलेबस लाइन ले ली कि चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फलाना ढिमाका जो भी है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द माइक्रो थीम वाला पीडीएफ फर्स्ट। यहां से आपको स्टार्ट समझ में आएगा कि just wait for, I'll be taking 10 more minutes, not more than that, right? I'll be taking 10 more minutes, not more than that. Just stay, because ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इज द थिंग कि आपको अब कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है कि ठीक है। अब पहले क्या होता था, सिंपल, वापस से बैकग्राउंड दे रहा हूँ। सिलेबस के हर एक कीवर्ड से आप क्या बनाते थे, सिलेबस के सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे लोग क्या करते थे, कंटेंट बना लेते थे, 2-2 पेज का, 1 पेज का, ठीक है। अब उससे एग्जाम निकल रहा था 2018-19 तक, 20 के बाद से निकलना बंद हो गया, ठीक है। इशिता किशोर और आप देखोगे अनिमेश की कॉपी, बहुत ही तगड़ा कंटेंट जा रहा है, ठीक है। तो अभी वो गेम पहले वाला खत्म हो गया। नाउ यू हैव टू अराइव विथ व्हाट, सिलेबस के हर एक लाइन को पीवाईक्यूज की लेंस के थ्रू देखो, माइक्रो थीम पे अराइव करो और माइक्रो थीम को पढ़ो। माइक्रो थीम के बेसिस पे आप कंटेंट तैयार करो, दैट इज द गेम फर्स्ट। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सिलेबस की हर एक लाइन को, सिलेबस की हर एक लाइन को उस पे कौन कौन से क्वेश्चन टैग हो सकते थे उनको डाला और इनके बीच में पैटर्न ढूंढने की कोशिश की और माइक्रो थीम पे अराइव हुए, ठीक है। माइक्रो थीम्स पे अराइव हुए और माइक्रो थीम्स के बेसिस पे अब आपको पढ़ाई करनी है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं हर एक माइक्रो थीम पे। तो हर एक माइक्रो थीम, ये जो क्वेश्चन है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है ये। 2013 से लेके 2024 तक में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक माइक्रो थीम का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ पे माइक्रो थीम वाले टैबलेट में मिल जाता है, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिलेबस की एक लाइन उठाई, विच इज व्हाट, लाइन नंबर 21, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ठीक है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था, दिस लाइन, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए आपको, ठीक है। और इस लाइन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस टैग हुए, उसके बाद आपको मिलेंगे इसके अंदर माइक्रो थीम्स, राइट। तो दिस वन माइक्रो थीम कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, जो कि जीएस3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब मुझे माइक्रो थीम यानी कि साइबर सिक्योरिटी पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे लिखना है टॉपर लेवल ऑफ आंसर, तो मैं अब क्या करूं, राइट। तो इसी तरह आपको हर एक माइक्रो थीम पकड़ना पड़ेगा कि हर एक माइक्रो थीम पे मेरी तैयारी ऐसी हो कि टॉपर लेवल ऑफ आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये माइक्रो थीम वाली मैंने स्लाइड यहाँ पे लाके लगा दी, ठीक है। और इस माइक्रो थीम से साइबर सिक्योरिटी मुझे प्रिपेयर करना है, तो मुझे इस 8 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा और इन 8 क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक निकल के आ रहे हैं ना, सबको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना पड़ेगा, तब तो मेरा टॉपिक कवरेज एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, राइट।
टॉपिक कवरेज, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा आपको 2013 से लेके 2024 तक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे मिल जाता है हर एक माइक्रो थीम के सामने, ठीक है। तो अगर मैं अब आगे आता हूँ, लेट्स से, तो साइबर, अगर मैं इन क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूँ, लेट्स से इन क्वेश्चंस को मैं अगर एनालाइज करता हूँ और मुझे क्या मिलता है, माइक्रो थीम मिलती है, और माइक्रो थीम को जब मैं उसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करता हूँ ना, तो मुझे सारा टॉपिक मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स मैंने ले आया कि साइबर सिक्योरिटी अगर मुझे प्रिपेयर करने हैं, तो थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट्स टू इंडिया साइबर स्पेस क्या है, दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू, डेटा सिक्योरिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस पे नोट्स होनी चाहिए। साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, आपको इस पे नोट्स होनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, रीजन्स, इंपैक्ट, मेजर्स टू प्रिवेंट, सब चीज का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए। यानी कि आप जब इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हो, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको बहुत ही बेटर ढंग से क्या कर पाओगे, इससे क्या कर पाओगे, एड्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को पकड़ना है, सिलेबस की हर एक लाइन पकड़ा, पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज के हिसाब से माइक्रो थीम मिली, माइक्रो थीम के हिसाब से पीवाईक्यू को एनालाइज किया, अब जाके टॉपिक्स पकड़े, टॉपिक्स को प्रिपेयर किया, टॉपिक्स को प्रिपेयर किया, अब मैं साइबर सिक्योरिटी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं लगा पाऊंगा। नाउ यू नीड कंटेंट फॉर दिस, या तो आप गूगल सर्च करोगे, और यू वांट समवेयर कि आपको एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक द स्मैश का एक्स फैक्टर नोट्स का इंटरनल सिक्योरिटी का, यू कैन टेक द बुकलेट, राइट। और इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इस टॉपिक का हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंटेंट लेवल पे आपको, लेट्स से, आप वैल्यू ऐड कर पाओगे, ठीक है। पहली बात, आपने अपने ब्लाइंड स्पॉट ढूंढे, आपने एक्सपेक्टेशन मीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आने लगा क्वेश्चन के थ्रू बॉल बाई बॉल कि आपको बियॉन्ड डिमांड कब जाना है, ठीक है। बट कंटेंट के लेवल को इंप्रूव करने के लिए आपने कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को देखना शुरू किया, और एक्स फैक्टर से आपने नोट्स बनाना शुरू किया। लेकिन अब कैच है कि हो सकता है कि आप यहां से भी नोट्स बनाने के बाद ना, मतलब यू विल बी मेकिंग बेटर नोट्स फ्रॉम हियर, लाइक वी हैव डन एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट कॉपी में कैसा दिखना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टॉपर्स कॉपी पे जाकर रिसर्च करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, राइट। एक्स फैक्टर में देख के आपको वैल्यू एडिशन का नोट्स तो दे रहा हूं, बट आपको कांस्टेंट रिसर्च करना पड़ता है वैल्यू एडिशन के। वैल्यू एडिशन इज अ पार्ट ऑफ आर&डी, अदरवाइज आप कोई भी बुकलेट उठा लो और आप पढ़ लो उठा के, वो तो आपको जैसे कंटेंट मिल जाएगा, राइट। आपको पुराने टॉपर्स कॉपी खंगालने होंगे जाके, आपको नेट पे जितने भी टॉपर्स कॉपी मिल रहे हैं, और उनके साइबर सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस जो है ना, ढूंढ ढूंढ के एक जगह डालना पड़ेगा। मतलब माइक्रो थीम्स पे जो भी क्वेश्चंस टॉपर्स ने लिखे हैं, उनको आप जाके ढूंढिए और उसका एक 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 फोल्डर बनाइए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब आप देखिए टॉपर्स कॉपी से रेफरेंस दीजिए, ये एआईआर 1 की कॉपी है, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे जो है क्या करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब व्हाट एवर द क्वेश्चन इज, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज़ इट्स टेकिंग मोर टाइम। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पे ये हो सकता है। नाउ यू विल सी कि लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन यू कैन टेक फ्रॉम हिज कॉपी, लाइक बुडापेस्ट कन्वेंशन हो गया, या फ्रेजेस लाइक साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षित भारत हो गया, राइट। और यू कैन टेक दिस, ये कमिटी का नाम हो गया, राइट। यू विल गेट इट एंड यू विल गेट दिस इन एक्स फैक्टर नोट्स, बट टॉपर्स कॉपी से भी आपको एक वैलिडेशन चाहिए होगा कि हाउ दे आर राइटिंग, हाउ दे आर एक्सीडिंग द डिमांड्स, हाउ दे आर एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो वो रेफरेंस हर एक माइक्रो थीम के लिए आपको रिसर्च कर करके अपनी कॉपीज में डालना होगा। तो दैट इज द प्रोसेस। तब आपको जाके पता चलेगा कि ओके, दिस पर्टिकुलर माइक्रो थीम पे कंटेंट का लेवल तो बहुत ज्यादा हो गया है, और आप जिससे बहुत ही हल्का आंसर लिख के खुश हो रहे हो कि अच्छे मैंने आंसर लिख दिया बहुत अच्छा, मैंने सब कुछ डिमांड मीट कर ली, राइट। सो यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ द टॉपर्स कॉपीज. This is the diagram that you can use in your answer. This is the copy of AIR 46 2022 Manas Agarwal, right? Again, you will find the question. Same way, आपको हर एक micro theme, this is a copy of Ishita Kishore, right? You can use all these examples. ठीक है, recently क्या हुआ, मतलब all these things can be incorporated in your copy. So this is the value addition that you can do. How to meet expectations? हर एक micro theme पे जाके देखो कि पुराने टॉपर ने कॉपी कैसे लिखी है। अगर आपके पास देयर इज नोबडी, कोई मेंटर नहीं है आपके पास, लेट्स से, तो व्हाट यू विल डू, हाउ वुड यू गेट टू नो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लाइक बेटर है कि नहीं, टॉप 1000 में वो लिखना आ सकता है या नहीं आ सकता है, राइट। इफ यू वांट टू मेक योर मेंस प्रिपरेशन सॉलिड, इंटरव्यू प्रूफ,
तो यू हैव टू डू दिस माइक्रो थीम वाइज। आपको माइक्रो थीम पे हर एक टॉपर ने, पुराने टॉपर्स ने कैसे कॉपी लिखी है, दिस इज वेरिएबल। आर टॉपर्स कॉपी अवेलेबल इन स्मैश में? नो, यू हैव टू डू दिस। सब कुछ मैं तुमको दे ही दूं क्या बना के, तुम क्या करोगे? मैं एग्जाम निकाल लेता हूँ, ठीक है, मेरा टाइम गया वैसे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये मेहनत करनी पड़ती है, जो करता है उसका होता है, वरना सब कुछ अगर बना के दे दिया जाए तो सभी निकालने आइए, सभी बन जाए, और सबको दे दिया जाएगा तो और टफ हो जाएगा समथिंग सम, फिर 1000 बच्चे और ज्यादा कंपटीशन टफ कर देंगे, और ज्यादा कट ऑफ ऊपर चल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू डू रिसर्च ऑन इंटरनेट। आपको बहुत सारी कॉपीज मिल जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, टॉपर्स कॉपीज में आपको ढूंढना पड़ेगा वो सारी माइक्रो थीम्स के हिसाब से, लेकिन आपको माइक्रो थीम तो पहले पता होना चाहिए, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। प्रेजेंटेशन के लेवल पे व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज थर्ड पॉइंट, कि प्रेजेंटेशन के लेवल पे आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे हाउ दे आर प्रेजेंटिंग, राइट? सेम स्पेस का यूज करके कितना बढ़िया इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। तो ये भी आपको टॉपर्स कॉपी से ही मिलने वाला है, कि यू हैव टू सी हाउ बेटर प्रेजेंटेशन इज दिस। देख सकते हो मतलब कितना नीटनेस है इसकी कॉपी में, और कितना नीट कॉपी है अगर आप ये देखोगे, और सेम कितना कम स्पेस में कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन भी डाला हुआ। सो ऑल दीज इनोवेशंस यू लर्न फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी, या कोई मेंटर आपको बता पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हमने आज क्या क्या समझा कि दिस इज इट फ्रॉम माय साइड कि हमने आज क्या क्या समझा। पहला, ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे देखेंगे। ब्लाइंड स्पॉट मीट करने के बाद आप एवरेज आंसर लिख पाओगे। एवरेज आंसर लिखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको बियॉन्ड एवरेज जाना पड़ेगा, और बियॉन्ड एवरेज जाके एक्सीड एक्सपेक्टेशंस करना पड़ेगा, और कैसे कर सकते हो उसका प्रोसेस क्या है उसको समझा, राइट? और दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। नाउ दिस इज द लेट्स से क्यूआर कोड, जहां पे आप लेट्स से अपनी कॉपी मुझे भेज सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर ब्लाइंड स्पॉट्स, और आपको लगता है कि यू नीड समबडी हु कैन हेल्प यू, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड, और इसके थ्रू आप अपनी कॉपी मुझे भेज सकते हो, और आप सीरियस इनफ होगे तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे, राइट? तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो।